हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूनमिंग फैमिली के लॉर्ड वांग फैमिली की बातों में आते हुए उनके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुके थे। लेकिन जब माता यून उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो लॉर्ड यूनमिंग उन्हें 3 महीने का समय देते हुए कहते हैं, अगर इन 3 महीनों के अंदर अंदर लिन फेंग वापस नहीं आता तो मैं किन क्यू की शादी वांग फू किंग तियान के साथ करवा दूंगा। अब जब मिंग तियान इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे लॉर्ड यूनमिंग ने अगले 3 महीनों तक फोरबिडन एरिया के अंदर ट्रैप कर दिया था, वो भी ट्रेनिंग का बहाना देकर। और जब बेचारी किन क्यू को इस सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो वो भी काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी और अपने मन ही मन में लिन फेंग के वापस आने की दुआ करने लगी थी। जबकि उसकी दोनों बेटियां अपने पिता लिन फेंग को ढूंढने के लिए अपने एक डिवाइन ट्रायर का इस्तेमाल करते हुए डीमन रियलम के अंदर पहुंच जाती हैं, जहां पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन ने उन दोनों के ऊपर हमला करते हुए उन दोनों को काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था। और ऐसा होते ही लिन फेंग को अपने दिल में दर्द होना शुरू हो गया था, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपनी बेटियों को बचाने के लिए निकल गया था। जिसके बाद यही से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें डीमन रियलम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फेंग उन दोनों छोटी लड़कियों को ढूंढने के लिए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन क्योंकि उनकी लोकेशन के बारे में लिन फेंग भी कुछ नहीं जानता था, तो इसलिए वो सीनियर ड्रैगन से सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर क्या कोई ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपने रिलेटिव्स को फाइंड कर सकूं जिस पे थंडर ड्रैगन है। लिन फेंग को वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं, ये काम एक डिवाइन आर्टिफैक्ट की मदद से किया जा सकता है, पर अफसोस अभी के लिए वो आर्टिफैक्ट हमारे पास नहीं है और ना ही कोई ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पे तुम्हारे रिलेटिव्स को ढूंढ सके। लेकिन हाँ, ऐसी एक फॉर्मेशन जरूर है जिसे हेवन ऑफ सीक्रेट फॉर्मेशन कहा जाता है। और ये कहकर सीनियर ड्रैगन लिन फेंग को वहाँ पे उसी हेवनली सीक्रेट फॉर्मेशन का एरे बनाकर दिखाते हैं, जिसे देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ये तो हुआन युआन तियान जी एरे है, इसे बनाने के लिए तो मुझे काफी सारे डिवाइन मटेरियल्स की जरूरत होगी। जबकि थंडर ड्रैगन वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लिन फेंग को बताते हैं, ये हेवनली सीक्रेट फॉर्मेशन का ओरिजिनल वर्जन है, जिसे अगर एक बार एक्टिवेट कर दिया जाता है तो इस ब्रह्मांड की सारी हेवनली एनर्जी इकट्ठा होकर पूरी दुनिया में फैल जाती है और एक ही झटके के साथ हमारे टारगेट किए हुए क्रिएचर को ढूंढ निकालती है। यानी कि अगर तुम सीक्रेट हेवनली फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेते हो तो तुम कुछ ही पलों में अपने रिलेटिव्स को ढूंढ सकते हो। पर हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, अगर तुम इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए सेम रियलम के मामूली से डिवाइन मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हो तो फिर ये फॉर्मेशन बैकलैश करते हुए सब कुछ तबाह भी कर सकती है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अचानक से अपनी जगह पे आकर रुक गया था और शाओटियान बेचारा जो कि वहाँ पे काफी तेजी से अपने मास्टर के पीछे पीछे उड़ रहा था, वो सीधे जाकर वहाँ पे लिन फेंग के साथ टकरा गया था। तभी लिन फेंग वहाँ पे सीरियस होते हुए शाओटियान और बाकी सभी से कहता है, जल्दी से किनपिंग क्लैन में वापस चलो, मैं वहाँ पे एक फॉर्मेशन को सेटअप करना चाहता हूँ। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ किनपिंग क्लैन की तरफ रवाना हो चुका था, जो देखकर शाओटियान और बाकी सभी लोग भी बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे लिन फेंग का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगे थे। और अभी लिन फेंग वहाँ पे इसी तरह से किनपिंग क्लैन की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे एक बार फिर से अपने दिल में दोबारा वही दर्द होना शुरू हो गया था, जैसा कि पिछली बार हुआ था जब उसकी दोनों बेटियों के ऊपर हेवनली ट्रिब्यूलेशन ने हमला किया था। यानी कि उसकी दोनों बेटियों की जान एक बार फिर से खतरे में थी। जबकि ये फीलिंग आते ही लिन फेंग अपने आसपास देखते हुए कहता है कि कहीं वो दोनों लड़कियां यही कहीं आसपास मौजूद तो नहीं है। और ये सोचकर लिन फेंग दोबारा वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ वापस पलट गया था और बेचारा शाओटियान जो कि अब की बार अपने मास्टर से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर उड़ रहा था, वो लिन फेंग को अचानक से इस तरह से पलटते हुए देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था। पर इस बार वो वहाँ पे खुद को किसी तरह से बचा लेता है और खुद ही वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर माता यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पे किसी को ढूंढ रहे हैं? पर डीमन रियलम के अंदर तो वो किसी को भी नहीं जानते, तो फिर वो यहाँ पे इतना ज्यादा परेशान किसके लिए हो रहे हैं? और ये कहकर शाओटियान भी वहाँ पे अपने माता पिता और अपने ग्रैंडपा के साथ दोबारा बहुत ही तेजी के साथ लिन फेंग के पीछे निकल गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डीमन रियलम के अंदर दूर कहीं एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डिमोनिक कल्टीवेटर ने छोटे वाली लड़की को घेर रखा था। दोस्तों, मैं इन दोनों लड़कियों के नाम भूल चुका हूँ, तो इसलिए आज से हम छोटे वाली को मिंग जी और बड़े वाली को मिंग जी कहकर बुलाएंगे। लेकिन अगर आप में से किसी को इन दोनों के नाम याद है तो नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। खैर मिंग जी वहाँ पे उस डिमोनिक कल्टीवेटर को देखकर घबराते हुए अपने मन में कहती है, इसके इरादे तो मुझे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे, कहीं वही ठरकी कल्टीवेटर तो नहीं है जिसके बारे में बिग ब्रदर मिंग तियान ने मुझे बताया था। वहीं वो डिमोनिक कल्टीवेटर जिसका नाम सू लाओ था और शैटरिंग रियलम के 9th लेवल पे था, वो भी वहाँ पे बेचारी मिंग जी को देखकर एक कमीनी स्माइल करते हुए धीरे धीरे वहाँ पे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर बेचारी मिंग जी वहाँ पे और भी ज्यादा घबराते हुए खुद से ही कहती है, अब आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि इसके फेस को देखते हुए तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये बहुत ही गलत इरादे से मेरी तरफ बढ़ रहा है। और ये कहकर बेचारी मिंग जी वहाँ पे घबरा कर पीछे हटते हुए वापस डिमोनिक कल्टीवेटर जू लाओ से कहती है, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिस पे जू लाओ दोबारा वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपने आइस क्रिस्टल को समन करके सीधा बेचारी मिंग जी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे मिंग जी भी बेचारी वहाँ पे अपने प्रोटेक्टिव बैरियर के इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन क्योंकि जू लाओ को कल्टीवेशन लेवल मिंग जी से काफी ज्यादा हाई था, तो इसलिए हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे बेचारी मिंग जी की प्रोटेक्टिव बैरियर में क्रैक्स आने लगे थे, जो देखकर मिंग जी घबराते हुए खुद से ही कहती है, अब मैं क्या करूंगी, मेरा प्रोटेक्टिव बैरियर तो यहाँ पे टूट रहा है। जबकि सामने की तरफ जू लाओ तो ये सब देखकर वहाँ पे कमीनी हंसी हंसते हुए कह रहा था,
आज तो मेरी किस्मत मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है जो मुझे ये लड़की यहाँ पे इस तरह से अकेली मिल गई। इसे मैं अपने डिवाइन आइस पाल के अंदर रिफाइन करते हुए अपनी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करूंगा और हो सकता है इसकी बॉडी को रिफाइन करने के बाद मैं रिएक्टिविटी गोडियाला में ब्रेक थ्रू कर जाऊं। और ये कहकर तो अब ज़ूलाओ ने वहाँ पे एक साथ काफी सारे आइस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए बेचारी मिंगजी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जो देखकर बेचारी मिंगजी वहाँ पे और भी ज्यादा घबराते हुए कहती है मैं यहाँ पे इसके अटैक को नहीं संभाल पा रही थी, अब तो इसने एक साथ मेरे ऊपर इतने ज्यादा हमले कर दिए, अब आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या। और ये कहकर बेचारी मिंगजी ने अपनी बची कुची एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे भी अपने प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर डाल दिया था, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसके प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर लगातार क्रैक्स आते जा रहे थे, जो देखकर मिंगजी वहाँ पे घबराते हुए कहती है मुझे नहीं लगता क्या मैं यहाँ पे और ज्यादा देर तक अपने इस प्रोटेक्टिव बैरियर को संभाल पाऊंगी। इवन ये कहते कहते बेचारी मिंगजी के मुंह से खून भी निकलने लगा था, जबकि सामने की तरफ ज़ूलाओ को तो वहाँ पे उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। वो जल्दी से वहाँ पे मिंगजी को पकड़ने के लिए अपने सोल चेन्स को बाहर निकाल लेता है और अपनी उन सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे बेचारी मिंगजी को चारों तरफ से घेर लिया था और लगातार वहाँ पे उसके प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगा था, जो देखकर मिंगजी भी वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए कहती है नहीं नहीं मैं यहाँ पे इतने आसानी के साथ हार नहीं मान सकती, जब तक मैं यहाँ पे अपने फादर को नहीं ढूंढ लेती मुझे कुछ भी करके खुद को यहाँ पे बचाए रखना होगा। और ये कहकर बेचारी मिंगजी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी आइस स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वहाँ पे उसकी मदद से सीधे वहाँ पे ज़ूलाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देती है, जिसे रोकने के लिए ज़ूलाओ ने भी जल्दी से वहाँ पे अपने सामने एक आइस शील्ड को लगा लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ मिंगजी के आइस स्वॉर्ड वाले अटैक को भी रोक लिया था, जो देखकर बेचारी मिंगजी वहाँ पे घबराते हुए कहती है कि इसकी ये प्रोटेक्टिव शील्ड तो बहुत ज्यादा हार्ड लग रही है, जबकि सामने की तरफ अब ज़ूलाओ को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पे चिल्लाते हुए मिंगजी से कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, पर अब बस बहुत हो गया। और ये कहकर वो वहाँ पे अचानक से एक आइस फॉर्मेशन एरिया को क्रिएट करते हुए उसकी मदद से बेचारी मिंगजी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, और उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे जाकर वो मिंगजी की प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ बेचारी मिंगजी का प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन उसके इम्पैक्ट की वजह से वो खुद भी खिसकते हुए काफी पीछे चली गई थी, और बेचारी मिंगजी अभी वहाँ पे कुछ सो या समय पाती उससे पहले ज़ूलाओ ने वहाँ पे उसके ऊपर अपना अगला अटैक चलते हुए अपनी आइस टू फील्ड को चारों तरफ फैला दिया था, और एक के बाद एक वहाँ पे अपनी दूसरी फ्रोजन वर्ल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिंगजी को पूरी तरह से वहाँ पे अपनी बात में जमा भी दिया था, जो देखकर बेचारी मिंगजी वहाँ पे रोते हुए अपने मन में कहती है अब आखिर मैं अपने फादर को कैसे ढूंढूंगी, काश बस एक बार मैं अपने फादर से मिल लेती। जबकि सामने की तरफ ज़ूलाओ वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है लिटिल गर्ल चुपचाप सरेंडर कर दो वरना। और ये कहकर उसने दोबारा वहाँ पे अपनी आइस फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया था, और अब की बार वहाँ पे अपनी उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगा था, जो देखकर तो बेचारी मिंगजी ने वहाँ पे अपनी सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। अब उसे वहाँ पे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी, पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा सोर्ड पोर्टल क्रिएट होने लगा था, जिसके साथ ही वहाँ पे लिन फैंग की कोल्ड टून में आवाज गूंजती है, जो कि वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए ज़ूलाओ से कह रहा था तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ब्लड रिलेटिव को बुली करने की। और ये कहकर लिन फैंग ने अचानक से वहाँ पे अपनी निर्वाणा स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ज़ूलाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, और जैसे लिन फैंग की निर्वाणा सोर्ड मिंगजी के पास से गुजरती है तो मिंगजी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है ये तो मेरी डैडी की निर्वाणा सोर्ड है। और ये कहते हुए मिंगजी की सारी परेशानी वहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म हो गई थी, जबकि लिन फैंग की निर्वाणा सोर्ड ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर बेचारे ज़ूलाओ की इस पूरी फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर ज़ूलाओ भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है किसकी हिम्मत हुई इस तरह से मेरे ऊपर चुप कर हमला करने की। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले लिन फैंग वहाँ पे उसके बगल में आते हुए उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, और उस पंच में इतनी ज्यादा फोर्स थी कि बेचारे ज़ूलाओ को वहाँ पे अपनी मरीनेस तक डिस्ट्रॉय होते हुए महसूस हो रही थी, और ऊपर से लिन फैंग के पास से निकलने वाली डिवाइन एनर्जी ज़ूलाओ की बॉडी से आर पार निकल गई थी, जो देखकर बेचारा ज़ूलाओ वहाँ पे बस इतना ही कह पाता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है। और ये कहकर वो वही नीचे जमीन पे गिर गया था, और ऐसा होते ही उसकी आइस डोमेन फील्ड भी वहाँ से हट जाती है, जिसके हटते ही बेचारी मिंगजी बेहोश होकर नीचे की तरफ गिरने लगी थी, पर लिन फैंग ने वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसे वहाँ पे नीचे गिरने से बचा लिया था, और सिर्फ बचाया ही नहीं था बल्कि वो वहाँ पे अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे हील भी करने लगा था। लेकिन एक तो मिंगजी वहाँ पे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, और दूसरा वो वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल भी हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पे नॉर्मल हीलिंग पावर से बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पा रही थी। तो देखकर लिन फैंग ने वहाँ पे मिंगजी के नीचे एक हीलिंग फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया था, जिसके अंदर से लगातार हीलिंग पावर निकलते हुए सीधा वहाँ पे मिंगजी की बॉडी के अंदर जाने लगी थी। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ही पलों के अंदर मिंगजी को दोबारा होश आने लगा था, और जब वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी नजर सबसे पहले वहाँ पे लिन फैंग के ऊपर ही जाती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है डैडी फाइनली तो आप आ ही गए, आप वाकई मेरे सामने हो या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। वहीं मिंगजी की ये बात सुनकर लिन फैंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है लिटिल गर्ल क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो, जिस पे मिंगजी भी उसे वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपना नाम बताती है डैडी मेरा नाम मिंगशी है। तो अब क्योंकि हमें मिंगशी का नाम पता चल गया है तो हम इसे मिंगशी कहकर ही बुलाएंगे। खैर मिंगशी का नाम सुनकर लिन फैंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है तुम्हारा नाम तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। अपने डैडी की ये बात सुनकर मिंगशी ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए
लिन फेंग को वहाँ पे हक कर लिया था और उसे वहाँ पे कस के पकड़ते हुए कहती है, डैडी फाइनली हमने आपको ढूंढ ही लिया। वहीं तब तक हम देखते हैं कि शाओटियन भी अपने माता पिता और ग्रैंडपा के साथ वहाँ पे पहुंच चुका था और जब वो मिंगशी को वहाँ पे लिन फेंग को डैडी कहकर पुकारते हुए देखता है तो उसे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तो क्या इसका मतलब है कि उस लेडी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि ट्विंस को जन्म दिया था, एक तो मिंगटियान और दूसरा ये मिंगशी। और ये कहकर तो शाओटियन खुशी के मारे वहाँ पे उछलने लगा था, जबकि मिंगशी वहाँ पे अपने फादर के गले लगकर वहाँ पे रोने लगी थी, जो देखकर लिन फेंग उसे वहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ चुप करवाते हुए कहता है, मिंगशी मेरी बच्ची रो मत, मैं आ गया हूँ ना, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि शाओटियन भी वहाँ पे मिंगशी के पास आकर उसे वहाँ पे चारों तरफ से देखने लगा था, जिसे देखकर वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने मास्टर लिन फेंग से कहने लगा था, मास्टर ये तो बिल्कुल मिंगटियान की तरह ही दिखाई दे रही है। शाओटियन की ये बात सुनकर मिंगशी वहाँ पे उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है, ऑफ कोर्स वो मेरा बड़ा भाई है तो मैं उसी की तरह ही दिखाई दूंगी ना। मिंगशी इस तरह से गुस्से में काफी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही थी, जिससे लिन फेंग को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा प्यार भी आ रहा था, इसलिए वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए मिंगशी से कहता है, तुम्हारी मदर काफी ज्यादा लकी है जो उसके पास तुम्हारी जैसे प्यारे बच्चे हैं। जिसपे मिंगशी वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहती है, सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि आप भी बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि हमारे जैसे जीनियस बच्चे हर किसी के पास थोड़ी ना होते हैं। जिसपे लिन फेंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि हाँ कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर अब तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे डीमर रियलम के अंदर क्या कर रही हो। जिसपे बेचारे मिंगशी वहाँ पे बहुत ही क्यूट अंदाज में अपने पिता को सारी बात बताते हुए कहती है, वो गंदे लोग मेरी माँ को परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों यहाँ पे डीमर रियलम के अंदर आपको ढूंढने के लिए ही आए थे, ताकि डैडी हमारे साथ वापस चलकर उन बुरे लोगों को हराकर अच्छी तरह से सबक सिखाएं जो कि हमारी माँ को परेशान कर रहे हैं। जिसपे लिन फेंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाता, पर उससे पहले शाओटियन वहाँ पे चौंकते हुए उसके पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, अभी अभी तुमने क्या कहा, क्या तुम्हारी एक और सिस्टर भी है। जिसपे मिंगशी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि हम टोटल 3 बहन भाई हैं, मिंगटियान हमारा सबसे बड़ा भाई है, फिर उसके बाद मैं और मेरी छोटी बहन आते हैं। और ये कहकर मिंगशी उसे वहाँ पे बहुत ही प्राउड के साथ जवाब देते हुए कहती है, हम हमारी माँ की टोटल 3 बच्चे हैं। अब मिंगशी की ये बात सुनकर तो बेचारे शाओटियन को वहाँ पे पूरे 440 वोट का झटका लगता है। वो हैरान होते हुए कहता है, क्या 3 बच्चे, भला एक साथ 3 बच्चे कैसे हो सकते हैं। और ये कहकर शाओटियन वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए उससे कहने लगा था, वो लेडी तो हमारे पिंक कलर की लेडी से भी ज्यादा फास्ट निकली, वो भी एक बार में 3 बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, पर उस लेडी ने तो कमाल ही कर दिया। और ये कहकर शाओटियन वहाँ पे डर बातें करने लगा था जो मिंगशी ना सुन सके, इसलिए लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे उसके कान बंद कर देता है। तभी शाओटियन वहाँ पे लिन फेंग की भी तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर आपने तो कमाल ही कर दिया, एक ही बार में 3 बच्चे, आप वाकई बहुत ज्यादा औसम हो। पर इससे आगे शाओटियन वहाँ पे और कोई भी बकवास कर पाता। उससे पहले लिन फेंग उसे वहाँ पे अपने फिंगर से पुश करते हुए उठाकर पीछे फेंक देता है और खुद वो वहाँ पे बहुत ही प्यार से मिंगशी से सवाल करते हुए पूछता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पे साथ में आई थी तो तुम्हारी बहन मिंग फेंग कहाँ है। लिन फेंग की ये बात सुनकर मिंगशी वहाँ पे उदास होकर अपने डैडी को जवाब देते हुए बताती है कि असल में जब हम दोनों बहनें यहाँ पे टेलीपोर्ट हुई थी तो हम दोनों यहाँ पे एक स्टॉर्म के चलते एक दूसरे से अलग अलग हो गई। मिंगशी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे चौंकते हुए उससे कहता है, क्या लेकिन ऐसा कैसे हो गया। जिसमें मिंगशी अपने पिता को सारी बात बताते हुए कहती है कि असल में हम लोग यहाँ पे एक डिवाइन डिस्क का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट हुए थे, लेकिन उस डिवाइन डिस्क के साथ साथ मिंग फेंग भी कहीं खो गई। अब अपनी बेटी को इस तरह से उदास होते हुए देखकर लिन फेंग वहाँ पे उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी डैडी यहाँ पे आ गए हैं ना, तो वो यहाँ पे मिंग फेंग को भी ढूंढ लेंगे। जिसपे मिंगशी अपने फादर को जवाब देते हुए बताती है, लेकिन फादर मिंग फेंग बहुत जल्दी घबरा जाती है, वो तो यहाँ पे मेरे साथ आने से भी डर रही थी, अब वो न जाने के लिए यहाँ पे क्या कर रही होगी, मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, प्लीज उसे जल्दी से ढूंढिए। मिंगशी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे गले लगा लेता है, जबकि ओल्ड एम्परर वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं कि अगर ये यहाँ पे मौजूद है तो मेरे ख्याल से इसकी बहन भी यहीं कहीं आसपास ही होगी। ओल्ड एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग अपनी जगह पे खड़ा होते हुए उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप लोग जल्दी से जाकर उसे आसपास के एरिया में तलाश करें। और ये कहकर वो सभी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मिंग फेंग को तलाश करने के लिए अलग अलग दिशा की तरफ निकल जाते हैं। और इस तरह उन सभी लोगों ने वहाँ पे अलग अलग दिशा के अंदर जाते हुए पूरा का पूरा जंगल छान मार लिया था, पर अभी तक भी उन्हें वहाँ पे मिंग फेंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। और तभी वहाँ पे ओल्ड एम्परर और शाओटियन के माता पिता भी वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर उदास होते हुए ना में अपना सर हिला देते हैं, जो देखकर मिंगशी भी वहाँ पे उदास होते हुए अपने डैडी से कहती है, ये सारी मेरी ही गलती है, मुझे अपनी सिस्टर का छोड़ना ही नहीं चाहिए था। जिसपे लिन फेंग वहाँ पे उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे कहता है, नहीं मेरी बच्ची, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हो सकता है वो खुद को बचाने के लिए किसी जगह पे छुप गई हो, इसलिए हम उसे यहाँ पे ना ढूंढ पा रहे हो। तभी शाओटियन भी वहाँ पे मिंगशी के पास आकर उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है, लिटिल लेडी मास्टर आप चिंता मत करें, मेरे मास्टर के पास बहुत ही ज्यादा कमाल कमाल के पावर्स हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ही जल्द यहाँ पे हमारी दूसरी लिटिल लेडी मास्टर को भी ढूंढ लेंगे। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होकर शाओटियन के ग्रैंडपा और उसके माता पिता को वहाँ पे आदेश देते हुए कहता है, जितना जल्दी हो सके पिंक ट्राइब में वापस चलिए और वहाँ पे जाकर अपनी फॉर्मेशन को सेटअप करते हुए अपने लोगों को मेरी दूसरी बेटी को भी ढूंढने का आदेश दीजिए। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें किन पिंक ट्राइब का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फेंग भी अपनी बेटी मिंगशी के साथ
लिनफेंग ट्राइब में वापस आ चुका था और आते साथ ही ओल्ड एम्परर ने वहाँ पे अपने लोगों को लिनफेंग की दूसरी बेटी को भी ढूंढने का आदेश दे दिया था और उसी के साथ साथ वाली सीक्रेट फॉर्मेशन को बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल होने वाली डिवाइन मटेरियल्स का भी इंतजाम करना शुरू कर दिया था। इवन ओल्ड एम्परर वहाँ पे लिनफेंग को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे डीमन रियलम के अंदर 36 से भी ज्यादा बर्ड ट्राइब्स हैं और हमने उन सभी ट्राइब्स को लिटिल लेडी मास्टर को ढूंढने का आदेश दे दिया है। ओल्ड एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और लिनफेंग के साथ साथ उसकी बेटी मिंगची भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती है। खैर ओल्ड एम्परर के वहाँ से जाते ही लिनफेंग वहाँ पे अपनी बेटी मिंगची से सवाल करते हुए पूछता है, मिंगची तुम जिन गंदे लोगों के बारे में मुझे बता रही थी जरा डिटेल में मुझे उनके बारे में बताओ। जिसमें मिंगची वहाँ पे उदास होकर अपने पिता को सारी सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहती है कि असल में ये सब कुछ वांग फू फैमिली की वजह से हो रहा है। वो लोग हमारी माँ के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर हमारी यूनमिंग फैमिली में आए थे और उस मैरिज प्रपोजल के लिए एंसेस्टर यूनमिंग भी मान गए और जब हमारे भाई मिंगटियान ने इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो उस ओल्ड एंसेस्टर ने हमारे भाई मिंगटियान को फॉरबिडन एरिया के अंदर ट्रैप कर दिया और उसी के साथ साथ हमारी माँ के ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि वो अपने मेंशन से बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए अब बची थी हम बस दोनों बहनें, इसलिए हमारे पास आपको ढूंढने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। तो हम लोग उस डिवाइन डिस्क का इस्तेमाल करते हुए छुपते छुपाते हुए यहाँ तक आ पहुंचे और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या हुआ उसके बारे में तो आपको पता ही है। अब मिंगची की सारी बातें सुनकर लिनफेंग उसे वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले शाओ टियान गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, उस बुड्ढे की इतनी हिम्मत कि उसने हमारी लेडी मास्टर को अपने घर के अंदर ट्रैप कर दिया और उसी के साथ साथ हमारे यंग मास्टर मिंगटियान की इनहेरिटेंस को भी चुराने की कोशिश की और सिर्फ इतना ही नहीं उसे भी फॉरबिडन एरिया के अंदर ट्रैप कर दिया। हालांकि यंग मास्टर मिंगटियान ने उस बुड्ढे को बचाने के लिए स्पिरिचुअल रियलम के फॉरबिडन एरिया के अंदर अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया था, पर उसके बावजूद भी वो बुड्ढा उनके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। ये सब करके उसने अपनी मौत को दावत दी है। मास्टर उस बुड्ढे को आसान मौत मत दीजिएगा, उसे ऐसी भयानक मौत मिलनी चाहिए कि उसकी रूह तक कांप उठे। ऊपर से ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग के हाथ भी वहाँ पे गुस्से से कस चुके थे और गुस्से की वजह से उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे वाइब्रेट होने लगी थी। जबकि मिंगची अपने पिता को अगली शिकायत लगाते हुए कहती है, मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत ज्यादा बुरे हैं, उन्होंने मेरे भाई का डिवाइन पल तो ले लिया लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। अपनी बेटी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे कोर्ट रूम में उसे जवाब देते हुए कहता है, मेरी बच्ची तुम चिंता मत करो, उनमें से हर एक को अपनी गलती की सजा मिलेगी। अपने पिता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी मिंगची वहाँ पे घबराते हुए अपने पिता से कहती है, लेकिन डैडी आप उन गंदे लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे, वो तो ट्रू गॉड रियलम में पहुंचने वाले हैं। इवन वांग फू फैमिली का एंसेस्टर तो ऑलरेडी ट्रू गॉड रियलम में पहुंच चुका है जो कि ओल्ड एंसेस्टर को बचाने की जरूर से कोशिश करेगा। अपनी बेटी की ये बात सुनकर लिनफेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम सभी लोग मिलकर उन बुरे लोगों को सजा देंगे। और ये कहकर लिनफेंग वहाँ पे गार्डन पपेट को बाहर निकालकर शाओ टियान को वहाँ पे आदेश देते हुए कहता है, मैं इस फॉर्मेशन को सेटअप करने जा रहा हूँ। और ये कहकर लिनफेंग शाओ टियान को वहाँ पे कुछ डिफेंस स्टोन्स देते हुए कहता है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें इन डिफेंस स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए मिंगची की रक्षा करनी होगी। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान वहाँ पे अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, लिटिल लेडी मास्टर को बचाने के लिए मुझे अपनी जान तक की दांव पर क्यों न लगानी पड़े, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। अब शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग भी वहाँ पे टेंशन फ्री होकर उस फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए चला गया था। खैर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एम्परर पिंगटियन अपने गार्ड्स को आदेश देते हुए कहते हैं कि जो भी यहाँ पे लिटिल प्रिंसेस को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम के तौर पर विचुअल गॉड की 9th ग्रेड का आर्टिफैक्ट दिया जाएगा। एम्परर पिंगटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी गार्ड्स एम्परर पिंगटियन के सामने अपना साथ झुकाते हुए उनसे कहते हैं, एम्परर आप चिंता मत कीजिए, हम इस मिशन को पूरा करने के लिए अपना पूरा दम लगा देंगे और जितना जल्दी हो सके प्रिंसेस को ढूंढकर वापस आपके पास ले आएंगे। लेकिन वो लोग वहाँ से जा पाते उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ही झटके के साथ पिंकलैंड की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसे डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं ब्लैक ड्रैगन का मास्टर था जो कि अब ऑफिशियली ट्रू गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंट्री लेते हुए वहाँ पे ओल्ड एम्परर और एम्परर पिंगटियन से कहता है, चूहों कहाँ छुपे बैठे हो, जल्दी से बाहर आओ और देखो तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब ये धमकी सुनकर हम देखते हैं कि ओल्ड एम्परर और एम्परर पिंगटियन वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे बाहर आ गए थे। और जब वो वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन के मास्टर को देखते हैं तो वो ट्रू गॉड रियलम के 6th लेवल पे पहुंच चुका था, जो देखकर ओल्ड एम्परर भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए उससे कहते हैं, ब्लैक ड्रैगन किंग आउटियान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे ड्रैगन किंग आउटियान वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उन्हें जवाब देते हुए कहता है, तुम लोगों ने ह्यूमन के साथ मिलकर हमारे ब्लैक ड्रैगन क्लैन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और उसी बात का बदला लेने के लिए मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। ये कहकर ड्रैगन किंग आउटियान ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एम्परर पिंगटियन और ओल्ड एम्परर दोनों के ऊपर ही अपनी पावर का प्रेशर डालना शुरू कर दिया था और उसका और प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि वो दोनों ही बाप बेटा अपने अपने घुटनों पे आ चुके थे। जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।